नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए संस्कृत भाषा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो है सीटेट 29 जनवरी 2012 में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, जो कि द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का चुनाव हम करते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जा चुके हैं। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसमें संस्कृत के अंदर जो 30 प्रश्न पूछे गए थे वो हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि संस्कृत से संबंधित है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, छात्राणां भाषण कौशल विकासार्थ ध्वनि क्रमस्य उपयोगा कथम करणीया। 4 विकल्प आपके सामने हैं और यहाँ पर मैं सीधे उत्तर को टिक करूंगा क्योंकि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है उसका कहने का मतलब आपको थोड़ा समझना है कि छात्र के भाषण कौशल के विकास हेतु हम किस प्रकार से ध्वनि क्रम का उपयोग जो है करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होता है वो इसमें बनता है ऑप्शन डी, जो कि अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री धारी कृत्य व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा। तो कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर छात्रों के बीच जो भाषा कौशल का विकास के लिए हम ध्वनि क्रम का उपयोग और अभिसंचित ध्वनि श्रवण के उपरांत सुनी गई जो सामग्री है उसको आधार बनाकर व्याख्या के द्वारा अथवा कथा कथन के द्वारा उसका उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर बनेगा, फोर्थ वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकलाप द्वारा त्रयाणा उपकोशलानाम आकलन क्रियते। अब क्वेश्चन का यहाँ पर मतलब है कि एक अलाप द्वारा 3 उपकौशलों का आकलन जो है वो हम करते हैं। तो कैसे करते हैं, 4 विकल्प आपके सामने है। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा जो उत्तर बनता है इसमें ये बनता है ऑप्शन फर्स्ट ए वाला, स्वर लहरी ध्वनि गुणा गति। ये हमारा इसमें उत्तर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एक आलाप के द्वारा हम 3 जो उपकौशल होते हैं उनका आकलन करते हैं। उसमें पहला होता है स्वर लहरी, दूसरा होता है ध्वनि गुण और तीसरा होता है गति। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जुन दृष्टिया असम्यक परिवेषण अभिप्राय अस्ति। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भाषा अर्जुन दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय है। तो इसके लिए जो हमारा उत्तर बनता है इसके अंदर ये बनता है ऑप्शन ए, यहाँ पर भाषा लक्ष्या प्रयोगा न क्रियते, यानी कि भाषा अर्जुन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय यहाँ पर जो होगा कि भाषा लक्ष्य का प्रयोग न करना चाहिए, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द्वंद्व समासस्य उदाहरणम। तो यहाँ पर द्वंद्व समास का जो उदाहरण है उसे हमें पहचानना है। 4 विकल्प आपके सामने है, तो इनमें जो द्वंद्व समास का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन सी, रामकृष्णो। रामकृष्णो यानी कि द्वंद्व समास वहां पर होता है जहां पर दोनों पद जो होते हैं ये प्रधान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्राय अस्ति। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो परिप्रश्नेन अधिगम होता है उसका अभिप्राय है। तो देखिए परिप्रश्न जो होता है उसका क्या अभिप्राय होता है, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर बनता है वो बनेगा ऑप्शन बी, प्रश्ने समस्याना समाधानस्य प्रयासा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा इसका उत्तर होगा। अब ऑप्शन बी जो है उसका कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है विकल्प बी का, कि परिप्रश्न जो होता है उससे प्रश्न की समस्या का जो समाधान हुआ करता है और यहाँ पर परिप्रश्न अधिगमन का प्रयोग हम प्रश्नगत समस्या के समाधान करने के प्रयास के रूप में ही जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भाषा शिक्षणार्थ महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति। भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यदा बाला भाषा अर्जने सक्षमा भवन्ति, यानी कि जब बालक जो है भाषा अर्जन
के लिए सक्षम हो तब इसका उपयोग अवस्था ये होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण जो है ये एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है और इसमें बालक भाषा अर्जन में जब पूर्ण रूप से सक्षम हो, अर्थात उनको इस तरह से पढ़ाया जाए जिससे कि उनको भाषा जो उनकी समझ में भाषागत जानकारी आ सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारांश लेखितुम आवश्यके द्वे कौशले स्था, यानी कि सारांश लिखने के लिए आवश्यक 2 कौशल होते हैं। तो 2 कौशल यहाँ पर कौन से हैं? तो 2 कौशल के रूप में यहाँ पर होंगे ऑप्शन बी के रूप में, जो कि है यहाँ पर मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञानम। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। सारांश लेखन के लिए 2 कौशल आवश्यक होते हैं और वे हुए सामान्य और प्रमुख बिंदुओं का संज्ञान, है ना, क्योंकि मुख्य सामान्य में हम संपूर्ण रूप से बोधगमन स्तर पर इसको लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदा छात्रा कालस्य अवधारणम अवगंतुम समर्था न भवन्ति तदा उपचारात्मक कार्यम किम भविष्यति। तो कहने का मतलब है कि जब छात्र काल की जो अवधारणा है या उसको अवधारण कह सकते हैं, अवधारण करने में यहाँ पर समर्थ नहीं होते हैं, तब हमें कौन सा उपचारात्मक कार्य जो है वो करना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी जो लिए उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी के रूप में, और ऑप्शन डी है यहाँ पर लकारानुगुणम रूपाणम पुनः पुनः स्मरणम, यानी कि जब छात्र काल को अवधारण करने में समर्थ नहीं होते हैं तब हमें उपचारात्मक कार्य लकार संबंधी रूपों का बार बार स्मरण कराया जाना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन डी हुआ इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप प्रश्न को देखकर ही उत्तर इसका दे सकते हैं क्योंकि काफी सरल सा क्वेश्चन है। सतत व्यापक मूल्यांकने नांतर्गते, मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है? तो इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये छात्राणां मूल्यांकनम नियमित रूपेण क्रियते, यानी कि हम सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र का मूल्यांकन जो है वो नियमित रूप से करते हैं और नियमित रूप से करने पर हमें छात्र की व्यापक परख इसमें मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन हमारा है सृजनात्मक पठनस्य उदाहरणम, यानी कि सृजनात्मक पठन का यहाँ पर एक उचित उदाहरण बताना है। तो देखिए इसका जो उत्तर होता है ये होता है ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर कैसे होता है? तो देखिए, भिन्न दृष्टिकोणे नाटकीकरणम भूमिका निर्वहणम पुनर्लेखनम चा, कहने का मतलब है कि सृजनात्मक पठन का जो उदाहरण हुए वो भिन्न दृष्टिकोण से नाटकीकरण की भूमिका का निर्वहन और पुनर्लेखन है। और सृजनात्मक पठन से व्यक्तित्व की जो बहुमुखी विकास होता है वो संभव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विहंगम दृष्टिया पठनेन अभिप्राय अस्ति। तो कहने का मतलब है कि विहंगम दृष्टि से पढ़ने का जो आशय है या अभिप्राय है वो क्या है? आशय होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो होता है ऑप्शन ए, विशिष्टम अर्थम अथवा सूचनानम प्राप्तुम संपूर्ण पाठ्य वस्तुना गंभीरतया पठनम। कहने का मतलब है कि विहंगम दृष्टि से पढ़ने का जो आशय है ये विशिष्ट अर्थ अथवा सूचना प्राप्त करने हेतु संपूर्ण पाठ्य वस्तुओं को गंभीरता पूर्वक पठन से या पढ़ने से। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ्यवस्तु समग्रता इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। इसका जो उत्तर यहां पर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु वा परस्परम संबंधता दर्शितु सर्वेषां नाम पदाना प्रयोगा। कहने का मतलब है कि पाठ्यवस्तुओं की जो समग्रता का अभिप्राय विभिन्न अनुच्छेद और वाक्यों के बीच में परस्पर संबंधता
दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए सभी नाम पदों का प्रयोग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिकृत श्रवणेन अभिप्राय अस्ति। तो अधिकृत श्रवण का आशय यहाँ पर है, तो अधिकृत श्रवण का जो आशय है वो क्या है? इसके लिए जो हमारा उत्तर होगा वो होता है डी, ऑप्शन डी, विशिष्ट सूचनाम प्राप्तुम अवधान पूर्वक श्रवणम। अधिकृत श्रवण का यहाँ पर जो आशय होता है वो होता है कि विशिष्ट सूचना प्राप्त करने हेतु बड़ी सावधानी से श्रवण करना चाहिए या श्रवण करना। अवधान पूर्वक श्रवण किसी भी सूचना को सम्यक रूप से ग्रहण करने का एक सबसे अच्छा और उपयुक्त तरीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखन भाषणात् भिन्नम अस्ति। लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति, यानी कि लेखन जो है भाषण से भिन्न होता है, भिन्न है। तो किस प्रकार से है? तो यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन डी के रूप में इसके उत्तर को, लेखने पुनरावृत्तिया अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूना भवति। यानी कि लेखन जो होता है वो भाषण से अलग होता है या पृथक होता है, क्योंकि लेखन में पुनरावृत्ति अथवा संक्षेपीकरण की न्यूनता होती है, और भाषण में पुनरावृत्ति और संक्षेपीकरण दोनों की संभावना रहती है। चलिए अगला है, कक्ष्यामपि संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिकं संस्कृत प्रयोगेन लाभा भवति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्कृत की जो कक्षा होती है उसमें अधिकाधिक संस्कृत के प्रयोग से लाभ होता है, या लाभ जो भी होता है वो हमें विकल्प में सोच करके इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर होता है वो है ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए यहाँ पर क्या बता रहा है, सहज संस्कृत प्राप्तर्यथ संस्कृत परिवेशस्य निर्माणम भवति। यानी कि यहाँ पर सहज संस्कृत प्राप्त करने हेतु संस्कृत परिवेश का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर हमारा एक श्लोक है और इस श्लोक को हमें यहाँ पर देख करके इसके प्रश्नों के उत्तर जो है वो हमें इसमें लिखना है। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगस चरन्ति। तो बहुत अच्छा श्लोक है। अब इस श्लोक से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, ते मनुष्य भूमो भारा संति। कहने का मतलब है कि कौन सा मनुष्य जो है वो भूमि पर भार के रूप में होता है या भूमि पर बोझ है, हम यूं कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन ए, ये विद्याहीना। यानी कि वो मनुष्य जो विद्या से हीन है वे पृथ्वी पर भार के स्वरूप होते हैं, यानी कि बोझ के रूप में होते हैं। और विद्यावान जो पुरुष होता है वो सदैव सदाचरण करता है और सही तरीके से अपना जीवन यापन करता है, और वैसे ही भावचरण की भावना जो है वो समाज के बीच में स्थापित भी करता है। तो कैसा मनुष्य भूमि पर भार के रूप में होता है? विद्याहीना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अस्मिन् श्लोके भुवि इति पदस्य विशेषणम पदमस्ति चरन्ति मर्त्य लोके धर्मा या गुणा। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो होगा, ये हमारा उत्तर होगा। अब देखिए ऑप्शन बी उत्तर क्यों है, क्योंकि यहां पर जो हमें श्लोक दिया गया है इसमें जो भुवि शब्द है, इस भुवि पद का हमें विशेषण इसमें बताना है। तो इस भुवि का जो विशेषण पद होता है वो होता है मर्त्य लोके। ऑप्शन बी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृगश्चरन्ति इति पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। यानी कि यहाँ पर जो मृगश्चरन्ति शब्द लिखा हुआ है
इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दें कि इसमें इसका संधि विच्छेद जो है वो कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मृगा धन चरंती। अब देखिए मृगा धन चरंती यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी संधि के अंदर विसर्ग आए और विसर्ग के बाद में च आए, तो च आए या फिर चा को छोड़ करके छ आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद में चा और छ आए तो फिर उसका जो संधि शब्द होता है उसमें श बन जाता है, ये है ना, तो उसका श बन जाता है। तो यहां देख रहे हैं आप, इसमें श आ रहा है और हम इसका विच्छेद करेंगे तो विसर्ग और च आ जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। चलिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है येषाम इति पदस्य विभक्ति अस्ति। तो येषाम जो है इसमें हमें विभक्ति को पहचानना है। तो ऐशाम के इस पद में जो विभक्ति है वो कौन सी है, षष्ठी, तृतीया, प्रथमा या सप्तमी। तो यहाँ पर विभक्ति इसके अंदर है षष्ठी विभक्ति, इसके लिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा और षष्ठी विभक्ति इसके अंदर है। चलिए अगला है भूत इति पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर भूत पद में हमें प्रत्यय पहचानना है। तो देखिए भूत जो पद है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, कतवतु है या फिर डी है कत। तो यहां पर इस पद में ऑप्शन ए कुत प्रत्यय होगा। अब देखिए ये फर्स्ट में भी आ चुका है और डी में भी आ चुका है, दोनों जगह पर ही आ चुका है। तो अब एक कुछ भी यहाँ पर कुछ और हो सकता था, तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट ही समझ लीजिएगा इसको। तो ये यहाँ पर होगा, है ना। अब देखिए ये जो प्रत्यय होता है इसको कभी कभी इस प्रकार से भी लिखा जाता है, जैसे हम लिखते हैं इस प्रकार से, ये इस रूप में से दर्शाया जाता है। चलिए अगला है निम्नलिखितेषु किम पदम नपुंसक लिंगी अस्ति। यानी कि यहाँ पर निम्नलिखित कौन से पद में नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग कौन सा पद में है या कौन से शब्द में है। तो यहाँ पर इसके लिए जो उत्तर होता है वो है तपा, ऑप्शन सी। अब देखिए नपुंसक लिंग तो आप जानते ही हैं कि ऐसे लिंग होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो कि या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से अलग होते हैं। आगे यहाँ पर बहुत अच्छा एक पद्यांश है और इसे पढ़ करके हमें इसका उत्तर इसमें देना है और काफ़ी अच्छा है और आप इस गद्यांश को पहले भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए गद्यांश को हम यहाँ पर पढ़ लें ताकि हमें प्रश्न को उत्तर देने में आसानी हो। कस्मिंश्चिदरण्ये वसति स्म कोऽपि स्थिः पर्वतस्य गुहायां स दिवा अस्वपत् रात्रो च वने स्थिता परिभ्रमन् पशून् भक्षयत् कदाचित् प्रबुद्ध महारां कृत्वा अयं सिंहः कस्यचित् वृक्षस्य छायां सुखेन अपस्वत् तथा बहुवा मूषिका बिलात् निर्गत्य सानन्दं सिंहस्य शरीरे अनृत्यन् स्थिता तेन पीडिता सिंहः प्रबुद्ध अभवत् ता प्रबुद्धं दृष्ट्वा पलायन् सर्वे मूषिका बिलम् तेषा कामपि मूषिका मृग ग्रहणात् सिंह कर्तलेन तदा सा मूषिका अर्थस्वरेण अवदत् भो महाराज त्वं किल पशूना राजा और प्रसिद्ध तव परिक्रमा अहम तुम क्षुद्र जंतु मम अपराधम तावत् क्षमस्व मां जहि मयि दया कुरुम और कदाचिदहं करिष्यामि तव सहायम् इति एतत् तस्य आर्तवचनं श्रुत्वा सिंहः तमुच्युतवान्। अब देखिए ये जो गद्यांश है ये अपने पहले भी सुना होगा कि एक शेर जो था वो जंगल में सो रहा था और एक जो चूहा था वो कहीं बिल से निकल करके वहाँ जो शेर पेड़ की छाया में बड़े आनंद के साथ सो रहा था। तो एक चूहा आता है और वो उसके ऊपर
इधर उधर चलने फिरने लगता है, उसी को यहाँ पर कहा गया नृत्यतम, यानी कि उसमें नाच रहा था। तब सिंह की नींद खुलती है और सिंह जो है चूहे को पकड़ लेता है, और पकड़ने के पश्चात जो चूहा है वो अपने इस कृत्य की क्षमा मांगता है कि आप तो जंगल के राजा हैं, मैं एक छोटा सा जानवर हूँ, क्षुद्र जंतु हूँ, और मुझे क्षमा कर दो। और सिंह जो है वो उसे क्षमा कर देते हैं। तो ये गद्यांश जो है हम पहले भी बहुत बार हमारे दिमाग में है ही सही, तो सरल सा है और काफ़ी आसानी से इसके उत्तर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मूषका कुता निर्गच्छन्ति स्म। तो यहाँ मूषक जो है वो जैसे बाहर निकलता था तो क्या कर रहा था, तो मूषक जो था वो बिल से जब बाहर निकल रहा था तो आनंद पूर्वक सिंह के शरीर पर क्या कर रहा था, नाच रहा था, उस पर नृत्य कर रहा था। तो यहाँ पर मूषका कुता निर्गच्छति सीमा, मतलब वो कहाँ से निकला था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो निकला था बिलात, यानी कि बिल से निकला था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मूषका कुत्र नृत्यन्ति स्म। वो जो चूहा था वो किसके ऊपर नृत्य कर रहा था, तो हमने यहाँ गद्यांश के अंदर देखा कि वो नृत्य किसके ऊपर कर रहा था, तो वो कर रहा था सिंहस्य शरीरे। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाता है ऑप्शन बी, सिंहस्य शरीरे। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंह एक मूषकम केन अग्रहणात्। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चूहे थे, अब वहाँ एक से अधिक चूहे थे, तो सिंह ने वहाँ पर एक मूषक को पकड़ लिया था। ऑप्शन है पादेन, बाहुबलेन, कर्तलेन या दंडेन। तो यहाँ पर जो उत्तर होता है वो होता है इसका ऑप्शन सी, कर्तलेन, यानी कि सिंह जो है वो उन चूहों में से उसने भागते हुए मूषकों के बीच से अपने हाथों से करतल से, हाथ मतलब करतल, तो उनसे उसने चूहे को पकड़ लिया था। और पकड़े जाने पर वह जो चूहा था जो उनसे बड़ी अंतर्वाणी से अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है जाहि इति क्रिया प्रदर्शित लकारा अस्ति। तो यहाँ पर इसमें हमें लकार को पहचानना है कि लकार इसमें कौन सा है, जही में। तो यहाँ पर होगा लोट लकार, और ये मध्यम पुरुष का एक क्वेश्चन रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है कस्मिंश्चिद द्रण्ये पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो यहाँ पर हमें शब्द मिला है और इसका हमें संधि विच्छेद देखना है कि इसका संधि विच्छेद जो है वो कौन सा होगा। तो इसके लिए जो संधि विच्छेद होगा वो होता है ऑप्शन बी, कस्मिंश्चित् अरण्ये धन अरण्य। ऑप्शन बी जो होगा ये इसका उत्तर होगा। चलिए अगला है मयि इति पदे विभक्ति अस्ति तृतीया सप्तमी पंचमी या संबोधनम। तो यहां पर उत्तर हो जाता है इसके लिए सप्तमी विभक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंह केन पीड़िता आसीत। तो कहने का मतलब है कि जो सिंह था, यानी कि जो शेर था, वो किससे दुखी हुआ था, किससे पीड़ित हुआ था। तो वो यहाँ पर हमने देखा था कि मूषकाणान नृत्यन, यानी कि जो चूहे थे उनके नृत्य से या उसके ऊपर चढ़ रहे थे उनसे दुखी हो रहा था। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है निर्गत्य इति पदे प्रत्यय अस्ति। यानी कि यहाँ पर इसमें हमें प्रत्यय पहचानना निर्गत्य में। तो यहाँ पर कौन सा इसके अंदर प्रत्यय होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन ए ल्यप प्रत्यय, है ना। चलिए अगला है अत्र तत्र इत्यर्थे किम अव्ययम पदम प्रयुक्तम। तो यहां पर इसका जो उत्तर होता है वो होता है इतस्तता, यानी कि अत्र तत्र जो है कि अर्थ में यहां पर इतस्ता अवयव जो पद है ये प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आज के जो संस्कृत के 30 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं
और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने इतनी देर हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।